सवाल ये आता है कि आखिर इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, अन्य जगह क्यों नहीं? इंग्लैंड में ही होने के क्या कारण हैं? यदि हम इस ओर ध्यान दें तो देखेंगे, सबसे पहले हम अब नक्शे की ओर जरा चलें और नक्शे में देखें कि इंग्लैंड की स्थिति क्या है। वैसे आप सब अच्छी तरह वाकिफ होंगे, लेकिन अब इसको हम थोड़ा इस नज़रिए से देखें कि इंग्लैंड का औद्योगिक क्रांति से इतना गहरा नाता क्यों रहा, या औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, अन्य जगह क्यों नहीं। उसके जानने के लिए थोड़ा नक्शे को देखें। विश्व के नक्शे में आप देखिए, अमेरिका बनाम इंग्लैंड। अमेरिका कितना विशाल, इंग्लैंड कितना छोटा। अमेरिका इंग्लैंड से कितनी दूर। उसके बाद अमेरिका इंग्लैंड के नीचे आप देखिए जो यूरोपीय हिस्सा है, उस यूरोपीय हिस्से में समुद्री तट से लगे हुए कुछ देशों के नाम जो हमारे इस औद्योगिक क्रांति के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और कुछ हद तक जर्मनी, इंग्लैंड। ये देश देखिए कितने छोटे छोटे हैं, एक दूसरे से कितने पास हैं और समुद्री किनारे पर हैं, और अमेरिका इसके विपरीत कितना विशाल और कितना दूर है। प्रश्न ये आता है कि इंग्लैंड जो इतना छोटा है, वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई, तो वैसी भौगोलिक स्थिति तो फ्रांस की भी थी, स्पेन पुर्तगाल की भी है, बल्कि हो सकता है शायद बेहतर स्थिति हो, पर फिर इंग्लैंड में क्यों हुआ? अब ये अगला सवाल आता है। यहाँ पर हम थोड़ा बारीकी से देखें इंग्लैंड के नक्शे को। इंग्लैंड जो है वो एक तरीके से 3 देशों का समूह है, कहना चाहिए। वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, उसको मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं। वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इन 3 को मिलाकर बनता है ग्रेट ब्रिटेन। एक और उसमें देश आता है आयरलैंड। आयरलैंड की स्थिति कानूनी दृष्टि से कुछ अलग है। ये 3 को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बनता है, और यहाँ पर सबसे पहले आधुनिक औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। जैसा मैंने कहा, भौगोलिक दृष्टि से तो अन्य देश भी सक्षम दिखते हैं, समान दिखते हैं, तो फिर इंग्लैंड क्यों? एक कारण इंग्लैंड में होने का कि इस काल में राजनीतिक दृष्टि से इंग्लैंड जो था वो सुदृढ़ था और संतुलित था, स्थिर था। राजनीतिक दृष्टि से संतुलित और स्थिर होने से तात्पर्य है कि वहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह सुचारू रूप से चल रही थी। मैंने आपको बताया 1688 में इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ, जिसके तहत संसद बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गई और राजा के अधिकारों में बहुत ह्रास आया, लेकिन ये सब शांतिपूर्वक हुआ, कोई विशेष हिंसा नहीं हुई। तो इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड पर एक ही राजतंत्र का शासन, ये दूसरी बात। हम चर्चा कर रहे हैं इंग्लैंड में ही क्यों। तो एक सरसरी नज़र में पहले कि स्थिर शासन और इंग्लैंड के जो विभिन्न हिस्से हैं उसमें एक ही राजतंत्र, मतलब वहाँ की मुद्रा प्रणाली भी एक ही थी, वहाँ पर जो बाजार प्रणाली थी वो भी एक ही थी, एक ही कानून था, और इन तीनों के बीच में आवाजाही और आवागमन में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। इस प्रकार यदि बाजार व्यवस्था की बात करें तो बहुत संतुलित था। मतलब कि यदि वो
एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, वेल्स से स्कॉटलैंड या इंग्लैंड से स्कॉटलैंड वेल्स, तो माल लाने ले जाने में किसी तरह का कर नहीं लगता था। आप केवल इंग्लैंड के नक्शे को देखिए, बड़े नक्शे को, इससे आप और स्पष्ट समझेंगे कि वेल्स कहाँ है, स्कॉटलैंड कहाँ है और इंग्लैंड कहाँ है। इनके बीच में आवाजाही में किसी तरह का कर नहीं था, माल को ले जाने में कर नहीं था, क्योंकि यदि कर लगेगा तो क्या होगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो कर नहीं था। 17वीं सदी में जो इसके अंत तक मुद्रा का जो प्रयोग था वो विनिमय था, आदान प्रदान था। तब कई लोग अपनी कमाई और वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे। कई लोग अपनी कमाई वस्तुओं की बजाय मजदूरी और वेतन के रूप में पाने लगे। वस्तुओं की बिक्री के लिए भी बाजार का विस्तार होने लगा, क्योंकि कर नहीं था। तो ये एक सुविधा वहाँ पर बाजार व्यवस्था के नाम से थी, एक सुविधा वहाँ स्थायी शासन व्यवस्था के नाम से थी, एक सुविधा वहाँ की भौगोलिक स्थिति थी, और एक सुविधा कि जो 3 हिस्से थे वो तीनों हिस्से एक ही कानूनी व्यवस्था के तहत आते थे, एक ही राजतंत्र का शासन था और वो सबको स्वीकार्य था। ये कुछ इंग्लैंड की खासियत थी। 18वीं सदी जब आया तो एक बड़ा परिवर्तन वहाँ आया, और वो परिवर्तन था कृषि क्रांति। क्या? कृषि क्रांति। मैंने कृषि क्रांति का जिक्र भारत के संदर्भ में किया था। हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कृषि क्रांति से हुई। अब वो कृषि क्रांति क्या थी? संक्षिप्त में कहा जाए तो कृषि क्रांति जो इंग्लैंड में हुई, या जो ग्रेट ब्रिटेन में कृषि क्रांति हुई, उसमें वहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने छोटे छोटे खेत के टुकड़े खरीद कर अपने खेत के टुकड़ों को बहुत बढ़ा लिया, एक तरीके से फार्म हाउस जैसा बना लिया, विशाल खेत हो गया। एक दौर चलता है, वो ऐसा दौर आया कि वहाँ के जमींदार बड़े बड़े खेतों के मालिक बन गए, कई खेतों को मिलाकर एक बड़ा फार्म हाउस बना। उसका परिणाम क्या हुआ कि खेती में सुधार तो हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि उन्होंने सार्वजनिक जमीन को घेर लिया, बड़ी बड़ी भू संपदाएं अपना ली, और इस सब के मद्देनजर उत्पादन में वृद्धि हुई। क्योंकि बड़े बड़े खेतों में यदि कृषि होती है तो निश्चित रूप से उससे उत्पादन में सहूलियत होती है। बहुत से रास्ते, जो बहुत सी मिट्टी ज़मीन जो मेड़ के रूप में व्यर्थ हो जाती है, बहुत सी ज़मीन जो बहुत छोटी होने के कारण कृषि लायक नहीं रहती, ये सारी ज़मीन जब एक बड़े फार्म हाउस में मिल जाती है तो बेहतर उत्पादन की गुंजाइश देती है। और कृषि के काम में यदि खेती के जो उत्पादक तत्व हैं इनका जब उपयोग किया जाता है तो बड़ी जगहों पर, बड़े क्षेत्र में ऐसे औजारों हथियारों का उपयोग बेहतर तरीके से हो सकता है। अब ये तो हुआ एक पहलू कि कृषि का उत्पादन बढ़ा, जमींदारों ने बड़ी बड़ी ज़मीन हथिया ली और उत्पादन बढ़ा। इसके विपरीत उस ज़मीनों के जो पहले के मालिक थे, चाहे वो छोटे किसान हों, चाहे मजदूर के रूप में हों, चाहे चरवाहे हों, ये कहाँ गए? इनका क्या हुआ? ये लोग बेचारे भूमि विहीन हो गए। भारत में भी ऐसे ही हुआ था। जब अंग्रेज भारत आया, उन्होंने वही इंग्लैंड की परंपरा को भारत में लाया, भारत में वही जमींदारी प्रथा लाई, भारत में वही रैयतवारी प्रथा लाई। वही प्रथा भारत में आई थी, पर भारत में इसके परिणाम कुछ दूसरे हुए। इंग्लैंड में क्या हुआ? इंग्लैंड में भी भारत की ही तरह मजदूर जमीन से निराश्रित हो गए, छोटे किसान भूमि खो बैठे, भूमिहीन हो गए। परिणाम क्या हुआ कि इनको कहीं और जाना पड़ा। तो ये कहाँ चले गए?
शहरों की ओर। ये जो किसान थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, जिन्हें अपनी भूमि से वंचित होना पड़ा बढ़ती जमींदारी व्यवस्था के कारण, ये लोग शहर की ओर गए। भारत में भी ऐसे ही हुआ, शहर की ओर गए। भारतीय किसान, भारतीय मजदूर भी शहर की ओर गया। लेकिन भारत में शहर में जाने से उसको कुछ फ़ायदा नहीं मिला। भारत में शहर में आने से वह किसी अन्य चीज़ में अपने को खपा नहीं पाया। भारत में शहर में आने से उसे जीविकोपार्जन का कुछ जरिया नहीं मिला, क्योंकि भारत में तो कोई उद्योग थे नहीं। भारत में कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं थी जहाँ पर इनको खपा दिया जाए, इनका उपयोग किया जाए। इसके ठीक विपरीत इंग्लैंड में उद्योगों का आना शुरू हो गया था, और बढ़ते उद्योग के साथ बढ़ती मांग मजदूरों की हुई। मजदूरों की बढ़ती मांग तब और बढ़ने लगी, तीव्रतर होने लगी, जब भाप, बिजली और तेल का उपयोग मशीनों में शुरू हुआ। तो बढ़ते उत्पादन ने इन मजदूरों की मांग बढ़ाई, इन किसानों की मांग बढ़ाई। तो ये खेतीहर मजदूर, खेतीहर किसान, ये वहाँ उद्योगों में खप गए, अच्छी तरह खप गए। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को कहते हैं कृषि क्रांति। औद्योगिक क्रांति के पूर्व कुछ वर्षों तक ऐसे परिवर्तन हुए जो लगभग 50-100 साल के थे, और इन परिवर्तन काल में कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ वह एक तरीके से मानो औद्योगिक क्रांति के लिए जिम्मेदार है। आप अब ये कृषि क्रांति समझ गए, औद्योगिक क्रांति। इस कृषि क्रांति से क्या हुआ कि मजदूर जो है, श्रम जो है, वह श्रम पहुंचता है शहर। शहर में, फैक्ट्रियों में जो नई नई होती हैं, जहां उत्पादन बढ़ता है, वहां पे ये लग जाते हैं। और इस प्रकार मशीनों के आने के बाद भी वहां पर मजदूरों की कमी महसूस नहीं की जाती। भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत में कोई उद्योग नहीं आया, क्योंकि भारत तो अंग्रेजों का उपनिवेश था। इंग्लैंड के उद्योगों को चलाने के लिए भारत से माल ले जाया गया। भारत के माल को इंग्लैंड में ले जाने की ज़रूरत थी, इसलिए भारत में उद्योगों को किसी भी तरीके से प्रोत्साहित नहीं किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। यही हमारा दुर्भाग्य था। इसीलिए भारत में उद्योगों का अभाव बना रहा, और उन 200 वर्षों में जब अंग्रेज भारत में रहे, हम ऐसे उदाहरण क्वचित ही पाते हैं जहां पर हम कह सकें कि भारत में उस उद्योग का विस्तार हुआ। लोहे की पहला प्लांट 1905-06 में जमशेदपुर में टाटा ने लगाया था, और तब तक अंग्रेज़ों को आए 200 वर्ष हो गए थे। लेकिन इंग्लैंड में तब तक तो उद्योगों का अपार विस्तार हो चुका था। तो अब आप समझ सक गए होंगे कि भारत की तुलना में इंग्लैंड में क्यों औद्योगिक क्रांति हुई, और यही कहानी लगभग अन्य देशों के मद्देनज़र भी दोहराई जा सकती है कि इंग्लैंड में मजदूरों की, श्रम की कमी नहीं हुई। अब हम थोड़ा विस्तार से चलते हैं कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, बिंदु दर बिंदु थोड़ा सा समझें। कृषि क्रांति तो हमने समझ ली, थोड़ा भारत से उसकी तुलना भी कर ली, और भारत बनाम इंग्लैंड में जो इस क्रांति के बाद का इतिहास रहा उसको भी समझ लिया। यकीनन ऐसा ही इतिहास अन्य देशों के साथ भी इंग्लैंड का माना जा सकता है। औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड में होने के कारण में पहला कारण भौगोलिक स्थिति। मैंने जैसा नक्शे के बारे में बताया आपको कि भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इंग्लैंड जो है, आप देखिए, वो चारों तरफ समुद्र से घिरा है, और ये स्थिति स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस की नहीं है।
इसका फायदा इंग्लैंड को मिला। चारों तरफ समुद्र होने से उस काल में मुख्य जो व्यापार होता था समुद्री मार्ग से होता था, तो इंग्लैंड के किसी भी क्षेत्र से जहाज बाहर जा सकते थे, ये सहूलियत उनको थी। जरूरी नहीं था कि उत्पादन कहीं हो और माल को थल मार्ग से बंदरगाह में दूसरी जगह पहुंचाया जाए, जैसा कि फ्रांस, जर्मनी आदि में था। इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड तो चारों तरफ बंदरगाह थे, समुद्री मार्ग से माल आराम से पहुंचाया जा सकता था, और उस समय समुद्री मार्ग व्यापार का मुख्य मार्ग होता था। और साथ में देखिए नक्शे में कि उसका जो समुद्री तट है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बड़े नक्शे को आप देखें, समुद्री तट जो है बड़ा कटा पिटा है। कटा पिटा समुद्री तट बंदरगाह बनाने में बड़ा सुविधाजनक होता है, क्योंकि जब कटा पिटा रहता है तो जहाज का अंदर तक जाना, थल के निकट तक जाना संभव हो जाता है, आसानी से हो जाता है। माल को आराम से जहाज में लादा जा सकता है, जहाज से आराम से माल को उतारा जा सकता है। उसके साथ ही खुला समुद्र होने से बिना किसी बाधा के दूसरे देश में जहाज चले जा सकते हैं। तो कटा पिटा होना समुद्री किनारा और उसके बाद खुला समुद्र होना, ये इंग्लैंड के लिए वरदान सिद्ध हुआ और इंग्लैंड ने इसका भरपूर फायदा उठाया। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो एक तो हो गई लोकेशन, उसके साथ ही वहाँ की जलवायु, वहाँ का जो वेदर है, मौसम कपड़े के उत्पादन के लिए बड़ा अच्छा था। जलवायु या मौसम की बात करें तो कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा अच्छा मौसम था, बड़ा योग्य मौसम यहाँ का था। साथ ही कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में, कोयले और लोहे की खानें बहुत थीं, नदियाँ थीं, योग्य नदियाँ। आप नक्शे में देखिए, खानों का भंडार और साथ ही नदियाँ, ये यहाँ पर काफ़ी हैं। इन सुविधाओं ने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के जन्म का वातावरण तैयार किया। वातावरण इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें से कई सुविधाएं कई अन्य देशों में भी हैं। भारत से यदि तुलना करें तो इसमें बहुत सी चीज़ें भारत में हैं, लेकिन भारत औद्योगिक क्रांति का प्रणेता नहीं बन सका, और ऐसे ही कुछ अन्य देश भी औद्योगिक क्रांति नहीं देख पाए या बहुत बाद में देखे। तो इंग्लैंड में इसकी भौगोलिक स्थिति ने ऐसा वातावरण तैयार करने में मदद की जिसे हम बाद में औद्योगिक क्रांति कहते हैं। भौगोलिक स्थिति के बाद दूसरा बिंदु है खनिज भंडार, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि आप जैसा नक्शे में देखेंगे इंग्लैंड में खनिज उत्पादन, तो वहाँ पर आप पाएंगे कि लोहा और कोयला भारी मात्रा में है। भारी मात्रा में ही नहीं है, बल्कि लोहा और कोयला, इनकी खदानें पास पास हैं। पास पास खदान होना, वो भी लोहे और कोयले की, ये एक वरदान है। इसके परिणाम क्या हुआ कि पक्का लोहा बनाने में और लोहे की मशीनें बनाने में बड़ी सुविधा हुई। ऐसा नहीं कि एक क्षेत्र से लोहा हमें दूसरे क्षेत्र में बहुत दूर तक ले जाना पड़ रहा है, या कोयला हमें ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है बहुत दूरी तक पक्का लोहा बनाने के लिए। धमन भट्टी के लिए लोहे की ज़रूरत पड़ती है, लोहे को पिघलाने के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती है, धमन भट्टी के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि वो दोनों पास पास हैं तो एक काफ़ी कुछ समस्या हल हो जाती है। वहाँ पर इंग्लैंड में यही स्थिति थी। यहाँ पर लोहे और कोयले के पर्याप्त भंडार तो थे ही, और इसका उपयोग कारखानों में वस्तुओं के उत्पादन हेतु किया जाने लगा। तो दूसरा कारण हो गया खनिज भंडार और उनकी निकटता। ये दो बिंदु एक साथ हैं, खनिज भंडार और उनकी निकटता। इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों, इसको समझने के लिए तीसरा बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, और वह है शक्तिशाली समुद्री बेड़ा।
पावरफुल शिप्स, समुद्री बेड़े, और वो भी शक्तिशाली। आखिर इसका औद्योगिक क्रांति से क्या संबंध हो सकता है? आप नक्शे में देखिए एक बार कि इंग्लैंड का व्यापार किन किन देशों से था। दो तरीके के आप रूट देख सकते हैं। एक तो इंग्लैंड का व्यापार का रूट, जहां पर वो अपना माल निर्यात करता था, और दूसरा इंग्लैंड को की जरूरत का कच्चा माल कहां से आता था, उसका रूट। भारत उनके लिए कच्चा माल पहुंचाने का, कच्चा माल देने का एक बहुत बड़ा स्रोत था, और भारत उसके साथ ही साथ उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट को, उनके बने हुए उत्पादन को, उसको खपाने की भी एक बहुत बड़ी जगह थी, क्योंकि यहाँ का मार्केट बड़ा विशाल था, इतनी बड़ी जनसंख्या थी। पर ऐसे कुछ क्षेत्र थे जहाँ से इंग्लैंड को केवल माल मिलता था, और कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे वो निर्यात केवल करता था, और तीसरे तरह के क्षेत्र जहाँ से माल भी मिलता था और निर्यात भी करता था। इसके लिए आप देख रहे हैं कि अधिकतर जल मार्ग हैं, समुद्री मार्ग हैं, और इन समुद्री मार्ग पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए, इन समुद्री मार्ग का समुचित उपयोग करने के लिए, इन समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार करने के लिए जरूरी था कि आपके पास एक अच्छा समुद्री बेड़ा हो, जहाजी बेड़ा हो। अन्य देशों से कच्चा माल लाना और तैयार माल को दूसरे देश में खपाना, उसके लिए एक शक्तिशाली बेड़े की जरूरत है, जिसमें ये क्षमता हो कि बाहर से जो आक्रमण हो उसे वो रोक सके, दूसरे देशों के जहाजी बेड़ों की तुलना में ज़्यादा मजबूत हो। समुद्री मार्गों में एक तरीके से उस काल में हम देखेंगे कि इंग्लैंड का एकाधिकार था, इतनी ताकतवर वहाँ की नौसेना हम कह सकें या समुद्री बेड़ा कह सकें, वो इतना ताकतवर था। नौसैनिक दृष्टि से यूरोप का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। अब आखिर सवाल ये आता है कि समुद्री मार्ग में इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस भी तो आते हैं, लेकिन वहाँ के जहाजी बेड़े इंग्लैंड के बेड़े के पीछे 19 ही थे, कमज़ोर ही बैठते थे। आखिर इसका कारण क्या है, इस पर हम आगे बढ़ेंगे। आखिर ऐसा क्या था कि इंग्लैंड ने अपना समुद्री बेड़ा इतना मजबूत बना के रखा? इस बात का अध्ययन हम थोड़ा आगे करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं चौथे बिंदु पर। चौथा बिंदु है पूंजी, पूंजी का होना। पूंजी का अर्थ धन, पर्याप्त धन होना। यदि हमें उद्योग स्थापित करना है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना है, वो भी समुद्री मार्ग से, तो एक बड़ा खर्चीला काम है। उस काल में था, उसके लिए अच्छी मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ती थी। आपको समुद्री बेड़े रखना होगा, आपको सरकार की मदद लेनी होगी, तत्कालीन सरकार की। आपको माल खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा चाहिए। माल को निर्यात जब तक नहीं हो जाता तब तक के लिए आपको पैसा चाहिए, श्रम के लिए चाहिए, तो अच्छा पैसा। इंग्लैंड के लोग उस मामले में खुले दिल के थे। इंग्लैंड में जो पूंजीपति थे, इंग्लैंड में जो समुद्री व्यापारी थे, उनकी तादाद बहुत बड़ी थी। जैसे जमींदारों ने बड़ी बड़ी जमीन हथियाई थी, इन्हीं लोगों में से बहुत से लोग समुद्री व्यापारी भी थे। अपनी कृषि से कमाई का पैसा उन्होंने व्यापार में लगाया, व्यापार का पैसा कृषि में लगाया, और इसके साथ ही साथ जो पूंजीपति थे, जिनके पास पर्याप्त धन था, वे लोग भी इस व्यापार में मुनाफा कमाने में पीछे नहीं हटे। इन्होंने पूंजी को तिजोरियों में न रख करके इसे अच्छी तरह खर्च करने में विश्वास किया। इस बिंदु को आप भारत से तुलना करें कि भारत में पैसा था, लेकिन
जिनके पास पैसा था क्या वे खर्च करने को तैयार थे? क्या उन्होंने अपनी जेब खोल रखी थी? और यदि हाँ, तो किस चीज़ के लिए? यहाँ आपको अंतर समझ में आएगा भारत की जनता की सोच, तत्कालीन जनता की, और इंग्लैंड की तत्कालीन जनता की सोच का अंतर। फिलहाल इतना देखें कि इंग्लैंड के पूंजीपति, इंग्लैंड के व्यापारी जो अच्छी तादाद में थे, ये औद्योगिक विकास में मात्र योगदान ही नहीं चाहते थे बल्कि उससे मुनाफा लेना चाहते थे। बड़े बड़े कारखाने लगाने में इनका विश्वास था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि बड़े कारखानों से ज़्यादा उत्पादन से ज़्यादा मुनाफा। इसके लिए वो हमेशा पैसा लगाने के लिए तैयार रहे। पांचवा बिंदु, उत्पादन तो पर्याप्त है, लेकिन किसके लिए? कपड़े, शर्ट, पैंट तो मैं पर्याप्त बना रहा हूं, लेकिन उसको खरीदने वाले लोग कहां? और यदि वहां हैं तो वहां तक मैं पहुंचूं कैसे? तो पहुंचने के लिए मेरे पास समुद्री बेड़ा है, लेकिन कहां? इंग्लैंड के पास पर्याप्त बाजार था। इंग्लैंड के अंदर ही नहीं, इंग्लैंड का जो साम्राज्य था, जिसका सूरज कभी नहीं डूबता था, पूरे विश्व में जिसका वर्चस्व था, पूरा विश्व ही उसके लिए माल का बाजार था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी का जो उस समय इंग्लैंड जो है वो एक बहुत विशालकाय औपनिवेशिक साम्राज्य था। यानी उसने पूरी दुनिया के अधिकतम क्षेत्रों में अपना कब्जा कर लिया था, और उस कब्जे का परिणाम या कब्जा करने के पीछे उद्देश्य क्या था? कच्चा माल लाना, ज़रूरत का माल लाना, अपने उद्योग में लगाना, अपने उद्योग को उस कच्चे माल के बल पर चलाना, वो कच्चा माल सस्ते में लाना, और उसके बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो पक्का माल है, उसका निर्यात भी करना अपनी कीमत पर। तो मुनाफा दोनों तरफ से, कच्चे माल को सस्ती कीमत में खरीदते हुए मुनाफा, बने हुए माल को उन्हीं देशों में ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा, ज़रूरत से ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा। विवश कर देते थे इंग्लैंड के व्यापारी अपने माल को खपाने के लिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंग्लैंड के पास अपनी वस्तुओं को खपाने के लिए, खपत करने के लिए पर्याप्त बाजार था, क्योंकि वह एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य था। विशाल देखिए उनकी सत्ता कहाँ कहाँ फैली। मैंने कहा ना, उसका सूरज कभी नहीं डूबता। अर्थात इंग्लैंड का साम्राज्य इतना बड़ा था कि एक न एक क्षेत्र इंग्लैंड का ऐसा रहता था जहाँ पर दिन रहता था। ऐसा नहीं कि पूरे साम्राज्य में कभी रात एक साथ हो ना, या कभी दिन एक साथ हो ना। इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं को वह आसानी से, बड़ी सरलता से दबाव बनाकर एक छत्र साम्राज्य के बल पर वो खपाता था, मंडियों में बेचता था, और उसके साथ ही सस्ते दर पे कच्चे माल को भी लेता था। इसका डबल फायदा, डबल बेनिफिट जिसे हम कह सकते हैं, दुगना फायदे उसको मिल रहे थे। और इसीलिए तो पूंजीपति पैसा लगाने के लिए तैयार थे, इसीलिए पूंजीपति और व्यापारी उद्योग बढ़ाने के लिए तैयार थे, और उनके साथ शासन भी था जो उन्हें पर्याप्त सुरक्षा व्यापार के नाम से दे रहा था। छठवां बिंदु, शक्ति के साधन। शक्ति के साधन से क्या तात्पर्य है? पानी, कोयला पर्याप्त, वहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध। भाप की शक्ति उसी ने खोजी। द पावर ऑफ स्टीम, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की शक्ति उसी ने खोजी। और इन खोजों ने इंग्लैंड को एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया औद्योगिक दृष्टि से।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसके पास, इंग्लैंड के पास शक्ति के पर्याप्त साधन थे। सातवां बिंदु जिसका जिक्र पूर्व में किया जा चुका है, कृषि क्रांति का परिणाम क्या हुआ। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के पहले जो कृषि क्रांति हुई उसके दो परिणाम हुए। पहला, इसे कृषि क्रांति इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उत्पादन बहुत बढ़ा। दूसरा, कृषि क्रांति का परिणाम ये हुआ कि एक ओर जहाँ उत्पादन बढ़ा, वहीं दूसरी ओर मजदूर और किसान, खेतीहर किसानों की संख्या बढ़ गई और ये लोग शहर की ओर चले गए। जीवन यापन की खोज में शहर की ओर क्यों गए? क्योंकि वहाँ उद्योग आने लगे। तो इस प्रकार ये लोग वहीं खप गए और व्यापारी और जो पूंजीपति लोग थे वो मुंह मांगी कीमत पे इनका श्रम ले रहे थे। सस्ते में उनको ये मजदूर मिल गए, क्योंकि मजदूरों के लिए तो जीविकोपार्जन का सवाल था, 2 जून की रोटी का सवाल था। तो इसलिए वो मुंह मांगी कीमत में काम करने को तैयार थे। तो इस प्रकार इंग्लैंड में बहुत सस्ते मजदूर मिले। कृषि औजारों में एक तो कारण ये हो गया। अब कृषि औजारों में भी बहुत भारी परिवर्तन हुआ उद्योग के कारण। औद्योगिकरण का परिणाम ये हुआ कि कृषि औजार बहुत उन्नत हो गए और मजदूर बेकार हो गए। इसलिए मजदूर और कम मजदूरी में करने को तैयार हो गया। इसलिए मजदूर और कम मजदूरी में उद्योगों में काम करने के लिए तैयार हो गया। एक तरीके से कहा जाए कि सस्ते मजदूरों की वहां बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने के कारण कृषि क्रांति, और दूसरा मशीनीकरण। जब मशीनीकरण होता है तो लेबर बेकार हो जाता है, मजदूर बेकार हो जाते हैं, और इसीलिए मजदूर विवश हो जाते हैं कम से कम में काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें जीविका के लिए 2 जून रोटी तो चाहिए, कुछ पैसा तो चाहिए। और वही हाल इंग्लैंड में हुआ। तो सस्ते मजदूरों की बाढ़ ये एक बहुत बड़ा कारण था वहाँ पर माल का सस्ते में उत्पादन होने का। अगला कारण जो बहुत महत्वपूर्ण है, भौगोलिक स्थिति भारत की अच्छी है। यहाँ खनिज भंडार भी पर्याप्त हैं, नदियाँ भी बहुत हैं, उसके साथ ही पैसा भी होगा, पैसा भी था भारत में लोगों के पास, बहुत बड़ा मार्केट भी था भारत, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत है। शक्ति का साधन भी समझ लीजिए यहाँ पे है, मजदूर भी बड़े सस्ते हो भारत में। तो आखिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हुआ जो इंग्लैंड में हुआ? क्योंकि इंग्लैंड की सरकार और भारत की सरकार में अंतर है। इंग्लैंड की सरकार अपने पूंजीपतियों, अपने व्यापारियों को संरक्षण देती थी, उनके लिए समुद्री बेड़े के रूप में सुरक्षा देती थी, उनके लिए सुनिश्चित करती थी कि जिन उपनिवेशों से इन व्यापारियों को माल चाहिए वह उनकी मुंह मांगी कीमत पर उनको माल मिले। तो इस प्रकार इंग्लैंड की सरकार का इन उपनिवेशों में नियंत्रण होने का बहुत बड़ा फायदा इन व्यापारियों को, पूंजीपतियों को मिला, और उसके साथ ही सरकार ने अन्य तरीके से भी इनको संरक्षण, सुरक्षा दी। भारत में तो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि भारत स्वयं इंग्लैंड का एक उपनिवेश था, उसके अपने स्वयं की सरकार नहीं थी, वह तो एक कॉलोनी था, एक शोषण का क्षेत्र था, विकास का क्षेत्र नहीं था। अंग्रेज भारत में भारत के विकास के लिए नहीं आए थे, वे भारत के शोषण के लिए आए थे। और शोषण किस रूप में? भारत से सस्ते में कच्चा माल ले जाकर भारत से महंगे में पक्का माल बेचना। और इसीलिए भारत जो किसी समय सोने की चिड़िया थी, वो बाद में दरिद्रता की कगार पर आके खड़ा हुआ। तो यदि हम बात करें सरकारी संरक्षण की, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का, औद्योगिक क्रांति की सफलता का। ऐसा संरक्षण कुछ अन्य देशों में भी दिया गया, लेकिन वहाँ कुछ और कमियां थीं। स्पेन की रानी इसाबेला
उसने भी अपने जहाजी बेड़े अच्छे मजबूत बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड के शासकों ने, खासकर जॉर्ज तृतीय ने, विशेष संरक्षण दिया। सरकार की नीति जो थी वहाँ पे, वो उद्योग के प्रति, व्यापार के प्रति और कृषि के प्रति बड़ी अच्छी थी। सतत विकास के लिए वो लोग अग्रसर थे। भारत में उद्योग और व्यापार नाम की चीज़ नहीं थी। मुगल काल की भी यदि बात करें तो हमारे यहाँ उद्योग और व्यापार, इस पर कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया मुगल कालीन भारत में भी, जो कि इंग्लैंड के आने के पहले की बात है। संरक्षणवादी नीति ने उत्पादन को प्रोत्साहित किया, ये एक बहुत बड़ा कारण बना। तो ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा संरक्षण की नीति को अपनाना ये अत्यधिक महत्वपूर्ण बिंदु है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने का। अगला बिंदु, व्यापार के लिए जो विनिमय की जरूरत पड़ती है, जिसका ताल्लुक बैंकिंग से है, वो सिस्टम वहाँ बड़ा अच्छा था। बैंकिंग प्रणाली बड़ी अच्छी थी, सुविकसित बैंकिंग प्रणाली। बहुत पहले से बैंकों की वहाँ स्थापना हो गई थी और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि उद्योगपतियों को पूंजी मिलना, उद्योगपतियों को ऋण मिलना, उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से जो सपोर्ट चाहिए वो उनको वहाँ मिलना शुरू हो गया, जो अन्य देशों में नहीं हो रहा था। तो सुनिए, यदि किसी जगह उद्योग खोलना है इंग्लैंड के व्यापारी को किसी उपनिवेश में, तो उसके लिए उसे खुद आर्थिक मुद्रा लाने की जरूरत नहीं, बैंक के माध्यम से उसके लिए संभव था कि वह किसी भी क्षेत्र में अपनी पूंजी लगा सके। उद्योगपतियों को ऋण देने की जो प्रथा इंग्लैंड में शुरू हुई, उसने भी इन उद्योगों के विस्तार में बहुत बड़ा योगदान दिया। 10वां बिंदु जिसने इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को लाने में बहुत अहम भूमिका निभाई, वह थी इंग्लैंड की बढ़ती जनसंख्या। देखिए, बढ़ती जनसंख्या भी एक क्रांति का कारण बन सकती है, वो भी औद्योगिक क्रांति का, राजनीतिक क्रांति का नहीं। 18वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि इंग्लैंड की जनसंख्या 40% और 19वीं शताब्दी के शुरू में तो 50% जनसंख्या बढ़ी। 40% जनसंख्या वृद्धि, 50% जनसंख्या वृद्धि, इससे क्या हुआ? वस्तुओं की मांग बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि से वस्तुओं की मांग बढ़ती है और बढ़ती मांग से क्या होता है? उत्पादन, बढ़े उत्पादन की जरूरत होती है और बेहतर उत्पादन से बेहतर लाभ, बेहतर मुनाफा, जिससे उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लगातार प्रयास चलते रहे। उत्पादन क्षमता बढ़ाने की जरूरत मात्र इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि उसे उपनिवेश के बाजारों को में खपाना है, बल्कि इसलिए भी कि इंग्लैंड के अंदर भी वहाँ की जनसंख्या में बड़ी तीव्र वृद्धि हुई, 40% से 50%। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने भी औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित किया, तो औद्योगिक क्रांति को बढ़ाने में मदद की। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के ये 10 कारण हैं और एक समझदार विद्यार्थी के नाते आप देखने की कोशिश करें कि इनमें से ऐसे कौन से कारण हैं जो भारत में थे, ऐसे कौन से कारण हैं जो किसी अन्य देश में थे, और ऐसे कौन से कारण हैं जो भारत में नहीं थे या अन्य देश में नहीं थे, जिसने उन देशों में औद्योगिक क्रांति आने से उन देशों को वंचित कर दिया। दूसरे शब्दों में, हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति क्यों नहीं हुई? तो इसमें यदि इन बिंदुओं को देखा जाए जिसका हमने यहाँ अध्ययन किया है, तो आप पाएंगे सरकार का संरक्षण, मजबूत समुद्री बेड़ा ना होना और पूंजीपतियों या व्यापारियों की कमी, ये 3 मुख्य कारण हो सकते हैं जिसने भारत को औद्योगिक क्रांति से दूर रखा। यूरोप के अन्य देशों की बात करें तो निश्चित रूप से इंग्लैंड की जो सरकारी व्यवस्था थी, इंग्लैंड की जो सरकार थी, वो बहुत स्थायी थी, बहुत स्थिर थी, बहुत संतुलित थी और सर्वमान्य थी।
इंग्लैंड के जो 3 हिस्से मैंने बताए, इन तीनों हिस्सों में एक तरीके से बहुत अच्छा सामंजस्य था, और इस सामंजस्य का परिणाम ये हुआ कि वहाँ जो व्यापार होता था, इंटरनल व्यापार, अंदरूनी व्यापार, वह भी बहुत सहूलियत से होता था। कर व्यवस्था बड़ी सुगम थी, और इसलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारणों की बात करें तो सबसे अहम कारण सरकारी संरक्षण और पूंजीपतियों के द्वारा अपनाई गई नीतियाँ, इसे हम मान सकते हैं।